स्टूडेंट्स, देखिए, अब आज से हम लोगों का आईटीएम का सेकेंड यूनिट आज के वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम लोग सेकेंड यूनिट्स के टॉपिक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सेकेंड यूनिट में स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ ये सब स्टडी करना है। अब ये सब जो टॉपिक है ये पहले भी आप लोग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में सॉम में फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स में सेकेंड ईयर में सॉम में जब भी आपका ये सब्जेक्ट होगा उसमें आपने स्टडी किया होगा ये टॉपिक। और 11th-12th में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो है मैकेनिक्स के टर्म में डिफाइन किया जाता है इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ठीक। और ये क्या होता है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी, ठीक। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होगी? एसआई यूनिट होगी, ठीक। एसआई यूनिट जो होगी आपकी स्ट्रेस की वो क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जानने वाली बात ये है कि स्ट्रेस को आपसे पूछा जाए कि क्या स्ट्रेस को सीधे मेजर किया जा सकता है, सीधे नापा जा सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए नो, नहीं। कभी भी स्ट्रेस को सीधे नहीं नापा जा सकता है। स्ट्रेस मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम सीधे जो है डायरेक्टली किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं? स्ट्रेन को। किसको? स्ट्रेन। वो किसी किसी बुक में स्मॉल ई से डोट किया जाता है, कहीं कहीं एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। एक चीज़ और देखने वाली बात है यहाँ पे कि स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए है। आप जानते होंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर पी दोनों का सेम फार्मूला होता है एंड दोनों की यूनिट भी सेम होती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसको बताता हूँ। देखिए, जो स्ट्रेस है उसको क्या लिखते हैं? स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू फोर्स एफ अपॉन एरिया ए, ठीक। जब आप प्रेशर लिखेंगे तब भी क्या होगा? यही चीज होगा, ठीक। इसमें भी एफ बाई ए ही होगा। दोनों का फार्मूला भी सेम है, ठीक। एंड
दोनों की यूनिट भी सेम है, दोनों की यूनिट भी सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों की यूनिट सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बता सकते हैं? अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा होगा तो आप जान सकते हैं कि दोनों की यूनिट सेम होने के बाद भी ये दोनों क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है। अलग अलग कहने का क्या मतलब है? अलग अलग कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अपने पास जो क्वांटिटी होती है वो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, फिजिक्स में 11th-12th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बीटेक के। बेसिकली दो टाइप की क्वांटिटी सभी लोग जानते हैं। एक होता है स्केलर एंड एक होता है वेक्टर। क्वांटिटी क्या होती है? दो टाइप की होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक। स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, डायरेक्शन की नीड आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज होगा। मीन्स कि आपको वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ेगी एंड डायरेक्शन दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। बट स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड से ही आप स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिशा की, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन दो क्वांटिटी के अलावा भी एक थर्ड क्वांटिटी भी होती है, एक थर्ड क्वांटिटी भी होती है जिसको कहते हैं हम टेंसर क्वांटिटी, जिसको कहते हैं हम टेंसर क्वांटिटी। कौन कौन सा? स्केलर एंड वेक्टर के अलावा जो थर्ड क्वांटिटी होती है वो होती है टेंसर। अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है? बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सुनिए। इसमें क्या होगा? इसमें भी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा प्लस डायरेक्शन चाहिए होगा, इसमें भी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा प्लस डायरेक्शन चाहिए होगा, दिशा चाहिए होगा। तब तो ये तो वेक्टर में भी होता है, यस डेफिनेटली होता है। लेकिन टेंसर क्वांटिटी में जो डायरेक्शन आपको चाहिए होता है ये एक से ज़्यादा होगा। टेंसर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है और जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, वो एक से ज़्यादा दिशा होगा, वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में होगा। अब जैसे कुछ क्वांटिटी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक, पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वांटिटी मतलब है, वो स्केलर है कि वेक्टर है। जैसे कि आ गया, मान लीजिए आपका अभी यहीं पे आया था प्रेशर, ठीक ठीक। P इक्वल टू क्या है? F बाई ए। P इक्वल टू क्या हुआ? F बाई ए। यहाँ पे जो P है ये कौन सी क्वांटिटी है? ये
स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन? पी। ठीक, मतलब कि प्रेशर कहीं पे होगा तो उसके लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड से ही वो एक्सप्रेस हो जाएगा, उसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड होगा तो हम प्रेशर बता सकते हैं। ठीक, लेकिन वही चीज आपसे पूछें कि जो एफ होता है, ठीक, एफ बोले तो फोर्स, ये जो होता है ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। बट जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? एक होगा, एक दिशा में, किसी एक में। मान लीजिए फोर्स लगा तो फोर्स कहाँ से लग सकता है? लेफ्ट टू राइट लग सकता है, राइट टू लेफ्ट लग सकता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, बॉटम से टॉप लग सकता है, टॉप से बॉटम लग सकता है, किसी एंगल पे लग सकता है। ठीक, तो फोर्स क्या हुआ आपका? मैग्नीट्यूड बाई 10 न्यूटन का फोर्स लगा है किसी गाड़ी पे पीछे से, बाइक के पीछे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो होगा ना कि बाइक का जो पिछला हिस्सा है उसके पीछे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। उसी बाइक पे आगे से भी 10 न्यूटन का लग सकता है। अब कोई बाइक है, उस बाइक पे पीछे से 10 न्यूटन का एफ लगा हुआ है, आगे से भी 10 न्यूटन का कर दीजिए, तो वो बाइक क्या मूव होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों फोर्स क्या होंगे? मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा वो। अब क्या है, हम लोग का टॉपिक क्या था? स्ट्रेस। ठीक, इसकी क्वांटिटी क्या है? स्ट्रेस जो होता है वो आपका ये जो आपका होता है ये आपका टेंसर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होती है ये? स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी। मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा और एक से ज़्यादा डायरेक्शन होंगे, एक से मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक, जो दिशा होगा वो एक से ज़्यादा होगा। जब एक से ज़्यादा डायरेक्शन में लगेगा इस कोई फोर्स किसी एरिया पे, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब पूछें आपसे कि स्ट्रेस एंड प्रेशर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि जो प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और जो स्ट्रेस होता है, सिग्मा होता है, वो आपका टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी होता क्या है? वह क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड होते हैं और एक से ज़्यादा डायरेक्शन होते हैं। ठीक, स्ट्रेस एंड प्रेशर की यूनिट सेम होगी, बट दोनों क्वांटिटी क्या है? अलग टाइप की है। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक क्या है आपकी? टेंसर क्वांटिटी है। एफ जो है फोर्स जिसकी यूनिट न्यूटन होती है, वो कौन सी क्वांटिटी है? वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द internal restoring force applying per unit area of the deformed body। ठीक, स्ट्रेस क्या है? जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है यूनिट एरिया पे किसी डिफॉर्म बॉडी पे लगेगा, उसको ही हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को सीधा मेजर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए स्ट्रेन होता है जिसको स्मॉल ई या एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। और स्ट्रेन की हेल्प से आप स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट
stress cannot be measured directly. Stress cannot be measured डायरेक्टली. जो स्ट्रेस है उसको सीधा मेजर नहीं किया जा सकता है. सीधा क्या मेजर किया जा सकता है? स्ट्रेन. ठीक, जिसको आप स्मॉल ई या एप्सिलॉन कुछ भी कहते हैं. कहीं पे स्मॉल ई लिखा होता है, कहीं पे एप्सिलॉन लिखा होता है. ठीक, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया एफ बाई ए, उसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतनी चीज़ें हो गई. स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन इट. जो स्ट्रेस किसी बॉडी में डेवलप होगी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है, एक्ट हो रहा है. आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? स्ट्रेस developed in a body depends upon how much external force acted on it. किसी बॉडी में स्ट्रेस जो डेवलप होता है वह इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी. ठीक, ये अपने क्या है? दो बॉडी हैं. और ये जो दो बॉडी हैं ये क्या है? आइडेंटिकल है. दो बॉडी जो हैं वो क्या है? आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल का मतलब एक समान. मतलब बॉडी ए जिस मटेरियल से बना होगा उसी मटेरियल से बॉडी बी बना होगा. बॉडी ए का वॉल्यूम जितना होगा बॉडी बी का वॉल्यूम भी उतना ही होगा. बॉडी ए का एरिया जितना होगा बॉडी बी का भी होगा. बॉडी ए का जो डायमेंशन जितना होगा उतना ही बॉडी. मतलब सब चीज़ ए और बी की क्या है? सेम है. बॉडी ए और बॉडी बी की सभी चीज़ें क्या हैं? सेम है, आइडेंटिकल है. ठीक, तो जब सेम है, आइडेंटिकल हैं, और क्या हुआ? इस बॉडी पे कुछ हमने क्या किया? फोर्स को लगाया. ठीक, बॉडी ए को यहाँ से हमने एक F1 वैल्यू लगाई और यहाँ पे बॉडी बी पे हमने F2 वैल्यू लगाई. ठीक, कुछ ताकत लगाया, इसको पुल किया. क्या किया जाएगा? बॉडी को पुल. यहाँ पे भी क्या है? बॉडी को पुल किया जाएगा. जब बॉडी को पुल किया जा रहा है तो इस पे क्या होगा? इसके एरिया के अकॉर्डिंग इसमें इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा. ठीक, इस बॉडी को पुल किया जाएगा तो ये बॉडी वापस अपने पोजीशन में आना चाहेगी या उस पुल को रेजिस्ट करेगी कि ना हो. ठीक, तो मान लीजिए F1 सभी ए बी की सभी डायमेंशन सभी वॉल्यूम्स सेम है. ए और बी बॉडी जो है वो सेम है, आइडेंटिकल है. बस डिफरेंस क्या किए हैं कि मान लीजिए F1 जो हम लगाए हैं वो F1 मान लीजिए हमने 10 न्यूटन का लगाया. ठीक, एंड F2 जो है वो जो है 20 न्यूटन का लगाया. F जो है वो 10 न्यूटन का लगाया, F2 जो है वो 20 न्यूटन का लगाया. तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों बॉडी में स्ट्रेस किस में ज़्यादा होगा तो आप बताएंगे कि सर बॉडी बी में स्ट्रेस
ज़्यादा होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो ज़्यादा है। ठीक, तो यही चीज़ इस लाइन में लिखा हुआ है। क्या? क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन इट। किसी बॉडी में स्ट्रेस जो डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी पे कितना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। ज़्यादा एक्ट किया तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्ट नहीं किया तो कम होगा। ठीक, और उसके सरफेस एरिया पे भाई स्ट्रेस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एफ पे एंड ए पे। ठीक, एफ बढ़ेगा तो सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा। ए को बढ़ाएंगे तो एफ क्या होगा? घटेगा। ए को घटाएंगे, नहीं, ए को बढ़ाएंगे तो सिग्मा क्या होगा? घटेगा। ए को घटाएंगे तो सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, मतलब जो सिग्मा है वो प्रोपोर्शनल है किसके? एफ के। और सिग्मा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के। ठीक, तो ए घटाएंगे तो सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा। ए बढ़ाएंगे तो सिग्मा क्या होगा? घटेगा। एफ है, एफ बढ़ाएंगे तो सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा। एफ घटाएंगे तो सिग्मा क्या होगा? घटेगा। ठीक, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप कितना हुआ है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया गया है, लगाया गया है। ठीक, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला बता ही चुके हैं। क्या होता है? एफ बाई ए, यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे आइए देखते हैं क्या है। अब जब आप यूनिट जान गए हैं तो उसका डायमेंशनल फार्मूला बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है किसका? स्ट्रेस का, सिग्मा का, वो क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? एफ बाई ए। और एफ क्या होता है? एम इंटू ए। जहाँ पे स्मॉल ए क्या है आपका? एक्सेलरेशन है। और कैपिटल एम क्या है? मास है। और कैप नहीं, स्मॉल ए क्या है? एक्सेलरेशन है। एंड स्मॉल एम क्या है? मास है। ठीक, और कैपिटल ए क्या है आपका? एरिया है। ठीक, अब इन सब की यूनिट लिखते जाइए। जैसे ऐसे डायमेंशनल फार्मूला सबका आपको याद होना चाहिए, बट आपको याद नहीं होता है किसी वजह से या याद नहीं है, तो इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। ठीक, अब मास है, मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट केजी होती है। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो मास का केजी है तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे हम? एम। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो m है तो क्या होगा? l। और सेकेंड स्क्वायर है तो क्या होगा? t माइनस टू। अपॉन जो एरिया है इसकी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक, तो मीटर स्क्वायर है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे लिख सकते हैं L2। ठीक, अब देखिए ऊपर L है न्यूमरेटर में, नीचे क्या है? L का 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एम
L-1 T-2 फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, F बाई ए, F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये A, मास की यूनिट क्या होती है, kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक, मीटर से मीटर कट जाएगा, एक M-1 आ जाएगा, ठीक, तो इसको ये भी लिख सकते हैं kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, kg को m, L-1 T-2, ठीक, आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला। देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इफ द अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक, कोई अप्लाइड फोर्स है वो 10 न्यूटन है और किसी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस हो जाएगा F बाई ए, F क्या है 10, A क्या है 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इसके साथ क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, 100 क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। आई बात समझ में, यूनिट है वो। अब देखिए आगे क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो कि जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द increase in length of the body due to applied force। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, कब होगा, जब किसी बॉडी के लेंथ में बढ़त होगी, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा। उस पर क्या लगाना होगा, हमें फोर्स को लगाना होगा। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है आपकी, ठीक, एक बॉडी है, इस पे आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया कुछ न्यूटन का, मान लीजिए F न्यूटन का लगाया। इस बॉडी को जो फोर्स लगाया आपने यहाँ से क्या किया, पुल किया, यहाँ से आपने क्या किया, पुल किया, मान लीजिए इस साइड भी किया, ठीक, फोर्स लगाया F न्यूटन का, क्या किया, पुल किया, ठीक। तो इससे क्या होगा, इस बॉडी की जो लेंथ है, मान लीजिए पहले लेंथ ये है, तो जब फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले से लेंथ क्या हो गई उसकी, बढ़ गई, L1 हो गया ये L ले लीजिए, L1 क्या है, L से ज़्यादा है, L1 क्या है, L से ज़्यादा है। तो L1 जब L से ज़्यादा है, L1 जब L से ज़्यादा है, ठीक, तो इस समय जो बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक। जब आप बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, ठीक, जब बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, चाहे एक डायरेक्शन में लगाइए चाहे एक से ज़्यादा डायरेक्शन में लगाइए,
चाहे आप इस साइड केबल लगाइए, चाहे इस साइड लगाइए, या दोनों साइड लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए, ठीक। जब टेंसाइल फोर्स बॉडी पे लगेगा तो उस समय जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसी को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना टेंसाइल फोर्स लगा है और उसके एरिया से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक। इसको आप डिनोट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, सिग्मा तो हो गया स्ट्रेस का, और नीचे लिखते हैं टेंसाइल, ठीक। ये क्या होगा, कोई बॉडी है, किसी बॉडी पे आपने क्या लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक। टेंसाइल फोर्स मतलब क्या किया, पुल किया, ठीक। टेंसाइल का मतलब हुआ पुल, खींचना, उस बॉडी को खींचा। तो उस समय बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। आई बात समझ में। और इससे बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, बॉडी पे इफेक्ट ये होता है कि बॉडी की लेंथ जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बॉडी की जो लेंथ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने उस पर क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है जो किस नेचर का है, जो कि टेंसाइल नेचर का है। इस वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप होता था, जब आप उस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाते थे तब। वैसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेस कब जनरेट होगा, जब बॉडी पे आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तब। ठीक है, तब तो क्या है, देखिए बॉडी है, बॉडी है कोई, इस पे क्या किए, बॉडी पे आपने क्या किए, कंप्रेसिव फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया, कंप्रेसिव लगाया, ठीक। तो जब लगाएंगे तो इस पे क्या होगा, बॉडी में एक स्ट्रेस जनरेट होगा, उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी, ठीक। तो ये बॉडी क्या होगी, पहले जो इसका लेंथ था मान लीजिए एल, तो बाद में जब इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाए, तो इसका लेंथ पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, L1। यहाँ पे क्या है, L1 जो है वो L से कम है। मतलब जब कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हुआ तब बॉडी की जो लेंथ है वो पहले जब स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ था कंप्रेसिव, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस is defined as the decrease in length of the body due to applied force, ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, डिफाइन किया जाएगा कि बॉडी के लेंथ में घटाव होगा क्योंकि हमने उस पर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, ठीक। या इसको इस लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी।
अब स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। वो डिफॉर्मेशन जो है वो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो सकता है एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी क्या लिखेंगे, सिग्मा, जो स्ट्रेस के लिए होता है, और नीचे लिख देंगे कंप्रेसिव। ठीक, टेंसाइल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इस सब की यूनिट क्या होगी, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंजेंशियल स्ट्रेस को क्या डिफाइन किया जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बॉडी पे कैसे लगता है, टेंजेंट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, ये बॉडी पे टेंजेंट डायरेक्शन में टेंजेंशियली लगता है। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है आपके पास, ठीक, और उस बॉडी पे टेंजेंशियली कोई फोर्स लग रहा है। ठीक, टेंजेंशियली बोले तो टेंजेंट के फॉर्म में। ठीक, देखिए ये है, ठीक, ऐसे लगे, ऐसे लगे, ऐसे लगे, ऐसे लगे। ठीक, ये क्या है, टेंजेंट फोर्स है। ठीक, ठीक, तो जब टेंजेंट फोर्स लगेगा उसको यूनिट उसके एरिया से डिवाइड किया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक, टेंजेंशियल स्ट्रेस का ही दूसरा नाम है आपका शियर स्ट्रेस। इसी का सेकंड नाम है शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही शियर स्ट्रेस कहते हैं। ये बॉडी हो गया। ठीक, इस पे ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा। ठीक, अब देखिए दोनों का मान लीजिए मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड मान लीजिए क्या है, सेम है। ठीक, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस फोर्स के लगने से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इस बॉडी में कुछ चेंज होगा, डिफॉर्मेशन होगा, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि इस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस वजह से बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये बॉडी इस समय कौन सी कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। ठीक, ये बॉडी क्या है, बैलेंस बॉडी है। ठीक, अब यही मान लीजिए इस डायरेक्शन में ना होके, इस डायरेक्शन में ना होके ये ऐसे होता, सेम डायरेक्शन में होता और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक, ऐसे हो जाता। ठीक, तब क्या होता, ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्या होती, बढ़ती। ठीक, इस डायरेक्शन में बढ़ती, मान लीजिए इसका चौड़ाई है W, तो ये क्या होता है, बढ़ जाता है, W1 जो होता है वो W से ज़्यादा हो जाता। तो होपफुली स्टूडेंट्स सेकेंड यूनिट का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।